हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, मैंने आपको कविता करवाई थी कुंवर नारायण साहब की कविता की बहाने, और एक थी बात सीधी थी पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कविताएं थी। तो आज हम इसके जो है प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न है वे है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के मायने क्या है। कविता में एक लाइन आई थी ना कि सब घर एक कर देते हैं जो बच्चे खेलते हैं। क्या मतलब था उसका? आंसर है बेटा इसका, बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। अतः कवि को कविता करते वक्त अपने पराये या वर्ग विशेष का भेद भूलकर लोकहित में कविता लिखनी चाहिए। सब घर एक कर देने का मतलब है कि जैसे बच्चों के लिए खेलते वक्त सब लोगों के घर एक जैसे लगते हैं, उन्हें वो सिर्फ अपना खेल का मैदान, खेल की जगह ही नजर आते हैं। तो ऐसे ही जब कवि भी कविता करता है कि वो भी उसके लिए खेल है, तो जब कवि भी कविता करता है तो वो भी जात, धर्म, वर्ग इन सब से ऊपर उठकर कविता करता है, और हर एक कवि को ऐसा ही करना चाहिए। तो सब घर एक कर देने का यही मतलब है। दूसरा प्रश्न है बेटा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। वो कहता है ना कि पक्षी चिड़िया के बहाने उड़ान है कविता की। तो उड़ना और खिलना, सॉरी यहाँ फूल दिया है, उड़ना था जो चिड़िया की एग्जाम्पल ली है, और खिलना जो उन्होंने कहा है कि फूल का खिलना, ये भी कविता की बहानी। तो कविता से इसका कैसे संबंध है? तो देखिए, पक्षी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती है। पक्षी भी उड़ता है और कवि की कल्पना भी उड़ान भरती है। कवि की कविता में कल्पना की उड़ान होती है, इसीलिए कहा गया है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि किसको कहा है यहाँ पर? किसी आदमी का नाम नहीं, यहाँ सूरज के लिए प्रयोग किया गया है कि जहां सूरज भी नहीं पहुंच सकता, कविता की पहुंच वहां तक है। ठीक है, तो इसलिए इसका उड़ना यहाँ पे बोला गया है। आगे है कि जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध एवं सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार कविता सदैव खिली रहकर लोगों को उसका रस पान कराती है। बहुत ही सिंपल, एक फूल खिलता है और वो बिना भेदभाव के सबको सुगंध और अपना सौंदर्य जो है वो लोगों को प्रदान करता है। लोग एक सुंदर फूल को देखकर खुश होते हैं। उसी प्रकार कविता जब लिखी जाती है तो उसका रस हर एक व्यक्ति लेता है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, किसी भी जात धर्म का है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो समाज में जात धर्म बनाई हुई है तो वो भी सुगंध फैलाती है कविता, और फूल भी सुगंध फैलाता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है बेटा कि जो फूल है वो एक दो दिन में मुरझा जाता है, लेकिन कवि की जो कविता है वो बिना मुरझाए, यानी बिना बासी, बिना पुरानी, बिना खत्म हुए वो युगों युगों तक चलती ही रहती है। आज भी हम सूरदास के, बिहारी के और तुलसीदास जी के, रसखान के, रहीम के, कबीर के दोहे गाते हैं। कब का उनका युग बीत चुका, लेकिन आज भी उनकी कविता जैसे की तैसी गाई और सुनी जाती है। आगे है बेटा, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो कविता, अब देखिए, कवि ने जब बात की थी कि कविता की उड़ान है एक चिड़िया के बहाने, तो चिड़िया से जब कंपैरिजन किया कवि ने चिड़िया की उड़ान के साथ, तो भी वहां कविता को श्रेष्ठ बना दिया। क्यों? क्योंकि चिड़िया की उड़ान फिर भी सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान जो है वो असीमित है, वो कहीं भी उड़ सकती है, कल्पना की जो उड़ान है। ठीक है, और फिर उन्होंने फूल के साथ कंपैरिजन किया था कि फूल का खिलना, कविता का खिलना एक ही बात है, कि कविता विकसित होती है जैसे फूल खिलता है, लेकिन वहां भी उन्होंने कविता को श्रेष्ठ बताया बेटा। क्यों? क्योंकि फूल खिलता है और अगले दिन वो मुरझा जाता है, लेकिन कविता बिना मुरझाए महकती है। ठीक है, जो फूल नहीं समझ सकता। लेकिन तीसरी बार उन्होंने बच्चे की बात कही है, ठीक है, कि कविता जो है बच्चों के समांतर उन्होंने रखा, कि जैसे हर घर एक कर देते हैं बच्चे, है ना, बिना किसी भेदभाव के। तो कहते हैं कि बच्चे ही जान सकते हैं जितना आनंद उन्हें खेलने में आता है बिना भेदभाव के। ठीक है, तो कविता और बच्चे दोनों अपने स्वभाववश खेलते हैं। खेल खेल में वे अपनी सीमा, अपने परायों का भेदभाव भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार कविता में एक उलझा दी गई बात तमाम कोशिशों के बावजूद समझने के योग्य नहीं रह जाती।
ठीक है, क्या होता है खेल खेल में कई बार शरारती बच्चा पकड़ में ही नहीं आता कि भाई पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं बच्चे, कई ऐसी स्कीम लगा लेती हैं। तो कविता भी कुछ ऐसी है, कई बार उसके अर्थ ऐसे उलझे होते हैं कि अच्छे से अच्छा बंदा भी उनको सुलझाने में नाकामयाब हो जाता है। तो वह एक शरारती बच्चे की तरह ही हाथों से फिसल जाती है। तो इस प्रकार काफी समानताएं हैं, कविता भी भोली होती है और बच्चे भी भोले होते हैं। आगे है बेटा, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के मायने क्या होते हैं। ये तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ बेटा कि जैसे फूल है वो तो एक दो दिन में मुरझा जाता है, लेकिन जो कविता है वो सदियों सदी चलती रहती है। तो कविता कालजयी होती है, मतलब समय का उस पर कोई असर नहीं होता। उसका मूल्य शाश्वत होता है बेटा, जो कभी खत्म नहीं होता। तो उसका मूल्य शाश्वत है, जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। आज किसी खिले हुए फूल की हम तारीफ करेंगे तो 2 दिन बाद वो पीला या काला पड़ के जमीन पे गिरा मिलता है। आगे है 5वां प्रश्न, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। ये आपका दूसरा पोएम है, बात सीधी थी पर। भाषा को सहूलियत से कैसे बरता जाता है, तो इसका आंसर है बेटा कि भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय सीधी, सरल एवं सटीक भाषा के प्रयोग से है। यानी कि अगर आपका जो कथ्य है, जो आप बात करने जा रहे हो, वो अगर जो कथ्य है आपका अगर वो साधारण है तो उसके लिए आप सीधी सरल भाषा, लेकिन वो सटीक, मतलब पूरी अच्छी होनी चाहिए भाषा। बेशक सिंपल हो, बेशक सरल हो, लेकिन वो सटीक अवश्य होनी चाहिए। तो यही है कि भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब कि अगर आपका टॉपिक टफ है तो आप उस हिसाब से अपनी भाषा का स्टैंडर्ड लेवल बना सकते हो, और अगर आपकी जो टॉपिक है, आपका कथ्य है, वो आसान है, उसके अकॉर्डिंग आप सिंपल शब्दावली भी यूज कर सकते हो। तो भाषा को अपनी सहूलियत से बरतने का यही आशय है। 6वां प्रश्न है बेटा यहाँ पे, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे। ये मैंने आपको कविता करते वक्त भी मैंने आपको बताया था जब मैं उसकी अर्थ कर रही थी कि बेटा कई बार क्या होता है कि हम कहना कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारे मुंह से शब्द कुछ ऐसे निकलते हैं कि बात का बतंगड़ बन जाता है। यानी कि हमारा आशय किसी को हर्ट करना नहीं होता, हमारा आशय किसी को दुखी करना नहीं होता, लेकिन हम बात कुछ करते हैं और हमारी शब्दावली जो भाषा अजीब होती है और बात बिगड़ जाती है। तो वैसे तो बात और भाषा साथ साथ चलनी चाहिए, जो आपकी बात है उसमें भाषा जो है उसी के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी कवि अपनी बात को बताने के लिए अपनी भाषा को ज्यादा अलंकृत करना चाहते हैं, मतलब उन्हें लगे कि हम बड़े बम्बास्टिक शब्दावली यूज करें, है ना, बड़ी जो बड़े बड़े शब्द यूज करें, ये शब्दों के चयन में उलझ जाते हैं। तब भाषा के चक्कर में वे अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाते। श्रोता या पाठक उनके शब्द जाल में उलझ के रह जाते हैं और सीधी बात भी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है शब्दों के चक्कर में, भाषा के चक्कर में। ठीक है, तो बात है वो कथ्य के अनुरूप होनी चाहिए। आगे है बेटा यहाँ पर, बात या कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। तो ये देखिए बेटा, यहीं पे मैं सीधा यहीं से पढ़ देती हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। बिंब, मुहावरा, ये क्या होती है, विशेषता। बात की चूड़ी मर जाना, इसका क्या मतलब है बेटा, जो मैंने पहले ही बताया था, चूड़ी, अगर किसी स्क्रू की चूड़ी मर जाती है तो क्या बन जाती है, वो कील बन जाती है, सिर्फ कील रह जाती है, यानी उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो चूड़ी मर जाने का मतलब प्रभाव खत्म हो जाना। आगे है पेच खोलना। ठीक है, पेच खोलने का मतलब क्या है कि बात को सहज और स्पष्ट करना। मतलब पेच खोलना, जैसे हम कोई पेच लगा हुआ हम उसको खोल देते हैं कि भाई आखिर इसमें राज क्या है, वैसे ही किसी बात को सहज और स्पष्ट करना, यानी कि बात लिखी तो उलझी हुई थी, लेकिन हमने क्या है उसके पेच खोल दिए, उसके सही अर्थ को समझ लिया और बात को हमने स्पष्ट कर दिया। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, है ना, तो इससे आएगा बात बात का पकड़ में ना आना। बात शरारती बच्चे की तरह खेलते कि बात जो है कई बार हमारी पकड़ में नहीं आती, हम कहना कुछ चाहते हैं और मुंह से कुछ और निकलता है, तो इसका यही मतलब है। पेच को कील की तरह ठोक देना, इसका मतलब क्या है, पेच जो है बेटा, पेच और कील में मैंने कल आपको अंतर बताया था कि जो पेच है उसमें पेच बने होते हैं, पेच समझते हो ना, वो चूड़ी सी बनी होती है, उसी से जो उसके खांचे में उसको घुमाया जाता है तो वहां टाइट हो जाता है, वो वहीं सेट हो जाता है, उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर पेच को हम कील की तरह की, पेच की चूड़ी मर जाए
वो कील की तरह हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या होता है, वो दूर से तो ठीक लगती है, ठीक है, अगर दूर से देखे तो हाँ लगता है कि कील गड़ी हुई है, लेकिन बात में कसावट का ना होना, लेकिन बात बिखरी बिखरी लगती है और उसमें कसावट महसूस नहीं होती, यानी कि आप कहना जो चाहते हो वो बात कम होती है और शब्दों का जंजाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बात का बन जाना, बात का बन जाना क्या होता है कि भाई जो मैं बात करना चाहता था उसके अकॉर्डिंग आपने भाषा का प्रयोग भी वैसे ही किया है, यानी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना, ठीक है, जो बात आप करना चाहते हो आपकी भाषा भी उसी के अनुरूप हो। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके प्रश्न, बहुत ही आसान से बहुत ही आसान सी कविता के बहुत ही आसान से 7 प्रश्न। और बेटा ये आपने याद भी करने हैं क्योंकि समय समय पे आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो ये आपने याद भी करने हैं बेटा, और साथ साथ अपनी जो फेयर कॉपी है उसको रेडी भी करना है। ये सातों के 7 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, बस ये 7वां आप छोड़ दीजिएगा, पहले 6 प्रश्न अपनी कॉपी में आपने राइट कर लेने हैं। थैंक यू सो मच।